दोस्तों हाल ही में मैंने द ओरिजिन मैडम कोई कोई फिल्म देखा है जो कि 2 पार्ट हॉरर फिल्म है, यानी कि एक पूरी कहानी 2 फिल्मों के माध्यम से हमें बताई गई है। इस 2 पार्ट हॉरर फिल्म के चैप्टर 1 का नाम है द अवेकनिंग और चैप्टर 2 का नाम है द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 द अवेकनिंग की कहानी को जानेंगे और अगली वीडियो तब आएगी जब आप लोग इस वीडियो पे 10K लाइक्स कंप्लीट कर देंगे। कल लाइक्स कंप्लीट हो गई तो वीडियो कल ही आ जाएगी, इसीलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 1991 में शुरू होती है, जहां अमांडा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ मलोमो नामक जगह पे आती है। हम जान पाते हैं कि अमांडा की माँ रिसेंटली अपना जॉब खो दी थी क्योंकि उनके कंपनी में कुछ पैसे का इशू हुआ था, इसीलिए वो मलोमो मूव करी है क्योंकि उन्हें यहाँ एक नया जॉब मिला है। अमांडा के पिता इन्हें अमांडा के जन्म के पहले ही छोड़ के चले गए थे और तब से अमांडा की माँ सिंगल मॉम है। वो अमांडा का एडमिशन यहाँ के सेंट अगस्टिन कैथोलिक कॉलेज में करवाई है, जो की एक बोर्डिंग चर्च स्कूल है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब अमांडा इस नए स्कूल में आके खुश तो नहीं है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ एक और बात हमें बताई जाती है कि जस्ट रिसेंटली अमांडा को एक स्पेसिफिक टाइप का नाइटमेयर आने लग गया है, जिसमें चारों तरफ माहौल लाल रंग का होता है और लोग मरे होते हैं या फिर कोई अनजान आकृति अमांडा की तरफ आती है। खैर, यहाँ से सीन इस कैथोलिक स्कूल को चलाने वाली हेड सिस्टर जेन पे फोकस करता है। सिस्टर जेन को लोग मदर सुपीरियर कहते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट सी है। मदर सुपीरियर फोन पे किसी फादर जॉन से बात कर रही थी और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये स्कूल खतरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट्स एजुकेशनल बोर्ड इन कैथोलिक चर्च स्कूल को अपने अंडर ले रहा है। वजह यह है कि ये स्कूल ऑप्टिमल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे थे, साथ ही यहाँ के अनसुपरवाइज्ड टीचर बच्चों के साथ ही सो जाते थे इन बैड सेंस। स्टेट्स एजुकेशनल बोर्ड से मदर सुपीरियर को भी कई लेटर्स वगैरह आए हैं, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करती रही है। फादर कहते हैं कि इस बार मदर सुपीरियर को बोर्ड ऑफ मेंबर्स से मिलना ही पड़ेगा, साथ ही उनके स्कूल को आने वाले स्कॉलर्स कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लाना होगा पिछले 3 सालों की तरह, ताकि स्टेट बोर्ड वाले इनके स्कूल को बख्श दे। इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हम एक बात क्लियरली समझ पाते हैं कि मदर सुपीरियर अपने स्कूल को खुद चलाने के लिए डेस्परेट है और वो इस पावर को मेंटेन रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो बोलती तो ये है कि वो सब कुछ स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए कर रही है, लेकिन उनका अपना पर्सनल मोटिव है इस स्पॉट पे, इस पावर पोजीशन पे बने रहना। खैर, यहाँ मदर सुपीरियर से एक बोर्ड ऑफ मेंबर मिस एडिसोला मिलने आती हैं और इनके बीच काफी तनाव था। मिस एडिसोला क्लियरली कहती है कि वो इस स्कूल को स्टेट्स एजुकेशनल बोर्ड के अंदर ही चलने देगी क्योंकि चर्च इसको ठीक से नहीं चला रहा। इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स भी स्कूल की छुप के कंप्लेंट करे हैं, बट स्टिल मदर सुपीरियर ये सब मानने को तैयार नहीं थी और वो मिस एडिसोला से अपनी मीटिंग फ्यूचर डेट पे शेड्यूल कर देती है। अब यहाँ से कहानी वापस अमांडा पे फोकस करता है, जिसकी एडना नाम की दोस्त बन गई है। एडना काफी स्वीट सी लड़की है और वो अमांडा के साथ बंक बेड शेयर करती है। एडना अमांडा को स्कूल का टूर देती है और यहाँ हम एक सिस्टर रुथ को देख पाते हैं जो कि पिछले 20 साल से बोली ही नहीं है। जी हाँ, वो सिर्फ प्रे करती है और फिर वापस जाती है, इसके अलावा नथिंग एल्स। खैर, टूर वगैरह के बाद मदर सुपीरियर सभी बच्चों को एकत्रित करती हैं ताकि वो अपना भाषण दे सके, लाइक बिहेव करो, रात को बाहर मत जाओ, स्कॉलर्स कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करो इत्यादि। यहाँ एडना अमांडा को एक ग्रुप ऑफ बॉयज से सावधान रहने कहती है, जिनमें 4 लड़के थे। इनका नाम था लैश, केडी, तोकुन्बो और आईडी। लैश इनका लीडर था और ये लोग स्कूल में काफी पॉपुलर थे क्योंकि इस स्कूल के सबसे स्मार्ट 4 लड़के यही थे। इनकी बदौलत ही ये स्कूल पिछले 3 साल से स्कॉलर्स कंपटीशन जीतती आ रही है, जिससे स्कूल का एकेडमिक रेपुटेशन बढ़िया है। तभी तो अमांडा की माँ भी अमांडा को यहाँ एडमिशन दिलाई। फिलहाल इनके ग्रुप में एक इबुकुन नाम की लड़की भी है और एडना का कहना था कि जो भी लड़की इनके ग्रुप में जाती है वो कुछ ही दिन बाद रोती हुई और हार्ट ब्रोकन दिखाई देती है। तो तुम किसी के साथ दोस्ती कर लो, लेकिन इन 4 लड़कों से बहुत बहुत दूर रहना। एनीवेज, उस रात हम इबुकू को आईडी के साथ देखते हैं, जहां ये दोनों स्कूल से दूर चोरी छुपे जंगल से होते हुए शहर के आउटस्कर्ट्स के एक घर में जाते हैं। आईडी इबुकुन को यहाँ अपने प्यार में फंसा कर लाया था ताकि दोनों इंटीमेट हो सके। अब जब ये दोनों इंटीमेट होना शुरू करते हैं कि तभी आईडी के बाकी 3 दोस्त यानी लैश, केडी और तोकुन्बो भी यहाँ आ जाते हैं। जी हाँ, ये सब आईडी का प्लान था बेसिकली इन चारों का, जिसके बाद ये चारों मिलकर इबुकू के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये सब गलत काम होने के बाद इबुकू यहाँ से रोते हुए चली जाती है और हम देख पाते हैं
कि सिर्फ आईडी को इबुकू के लिए एकदम थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो इबुकू के पीछे जंगल में भागता है। लेकिन यहाँ अचानक से आसपास लाल रंग सा माहौल बन जाता है एंड देन एक अनजान आकृति आईडी को जान से मार गिराती है। यहाँ आश्चर्य वाली बात यह थी कि ऐसा ही लाल रंग का माहौल अमांडा के नाइटमेयर्स में आता है। इनफैक्ट अमांडा एकदम से चौंक के उठ भी जाती है जब ये कत्ल होता है। मीनवाइल इबुकू रोते हुए स्कूल आ जाती है, जहां मदर सुपीरियर उससे सवाल जवाब करने लगती है। इबुकू सब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मदर सुपीरियर इबुकू को ही ब्लेम करती है कि तुम रूल तोड़ के रात को बाहर क्यों गई। मदर सुपीरियर इबुकू की बात मानती भी नहीं है और उसी को डांट के भगा देती है। साथ ही वो इबुकू को धमकाती है कि वो इस बारे में किसी और से ना बात करे। इसके बाद वो लड़कों के डॉर्म में चेक करने जाती है, जहां लैश, केडी और तोकुन्बो भाग के आकर सोने का नाटक कर रहे थे। आईडी का हाउस अलग था जिसको चेक करने मदर सुपीरियर नहीं जाती। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि इस स्कूल में इन लड़कों का ग्रुप कई गलत काम करता है, लेकिन मदर सुपीरियर सबको अनदेखा करती है। क्यों? क्योंकि इन इंसिडेंट्स के बाहर आने से स्कूल का नाम खराब होगा, जिससे स्कूल बंद हो जाएगा। साथ ही लैश का ग्रुप सबसे इंटेलिजेंट था, तो मदर सुपीरियर उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती थी। उन्हें स्कॉलर्स कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना था, जिससे स्कूल भी बचेगा और फंड्स भी आएंगे। मीनवाइल इबुकू रोते हुए अपने डॉर्म में आ जाती है और उसे इस हालत में एडना और अमांडा देखती हैं। एडना फिर से रिपीट करती है कि देखिए अमांडा, जो लड़की इन लड़कों के करीब जाती है वो रोती हुई ही पाई जाती है। मूविंग ऑन, अगले दिन क्लास में लैश ओवर स्मार्ट बन रहा था जब अमांडा सही जवाब देके उसका मुंह बंद करती है। इसके परिणाम अनुसार लैश, केडी और तोकुन्बो क्लास के बाद एडना और अमांडा को घेर लेते हैं। एन वक्त मदर सुपीरियर वहां के लैश, केडी और तोकुन्बो को अपने चेंबर बुलाती है, ऑल्दो वो इन्हें डांटती वगैरह कुछ नहीं। अब मदर सुपीरियर इनसे पिछली रात के बारे में पूछती है, जहां ये तीनों झूठ बोल देते हैं कि इबुकू ही इनके पीछे पड़ गई थी, वो इन्हें पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करती है और अब वो बेफिजूल इन पे ब्लेम डाल रही है। नाउ मदर सुपीरियर इनकी बात तुरंत मान लेती है और इन्हें स्कॉलर्स कंपटीशन के लिए तैयारी करने को कहती है। यहाँ लैश, केडी और तोकुन्बो को बस एक बात की चिंता थी कि पिछली रात के बाद आईडी वापस नहीं आया था। मीनवाइल जंगल में लोकल्स को आईडी की लाश मिल जाती है, लेकिन उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ा गया था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। ये लाश जिस पेड़ के पास मिली थी उसे लोकल्स कर्स्ड मानते थे। पुलिस भी केस में इन्वॉल्व हो गई थी और क्योंकि लाश पे स्कूल का यूनिफॉर्म था तो लोग इस लाश को स्कूल से जोड़ने लग गए थे। ये खबर आग जैसी फैल गई और स्कूल के स्टूडेंट्स भी आपस में इसको डिस्कस करने लगे। उस रात अगेन वो अनजान आकृति जंगल में किसी नशेड़ी ठड़की इंसान पे हमला कर देती है और इसका नाइटमेयर फिर से अमांडा को आता है। खैर अगले दिन स्कूल में मदर सुपीरियर सभी टीचर से कहती है कि आप लोग इन अफवाहों को मत मानिए, क्योंकि जंगल में पाया गया लाश हमारे स्कूल के बच्चे का नहीं है। यहाँ हम एक स्कूल के टीचर या फिर आप कह सकते हैं फैसिलिटीज मैनेजर है वो, उसका नाम है बबा, उसको खोया खोया देखते हैं, मानो उसे इन कत्लों के बारे में कुछ तो मालूम है। तभी मदर सुपीरियर के चेंबर में लैश, केडी और तोकुन्बो आते हैं जो बताते हैं कि आईडी 2 दिन से गायब है। ये सुनते मदर सुपीरियर समझ चुकी थी कि वो लाश आईडी की ही होगी, लेकिन वो बातें बनाने लगती है कि आईडी स्कूल से पहले भी भाग गया था, तो अभी भी शायद भागा होगा, अपने घर गया होगा, क्योंकि वो होमसिक रहता है। वो आईडी के गायब होने वाली बात को पूरी तरह दबा देती है। इनफैक्ट इन 3 घटिया बच्चों से भी इसको छुपाने को कहती है। तो इसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स भी स्कूल आते हैं जिनका नाम था थियोफिलस और ऑस्कर। ऑस्कर भी साला ठड़की ही था क्योंकि वो स्कूल की बच्चियों पे लाइन मार रहा था और उनके बारे में अभद्र बातें बोल रहा था। ये दोनों ऑफिसर्स मदर सुपीरियर से मिलते हैं, जहां मदर सुपीरियर क्लियरली झूठ बोल देती है कि उनका कोई भी स्टूडेंट मिसिंग नहीं है और वो लाश हमारे स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं है। जहां तक बात यूनिफॉर्म की है तो वैसा यूनिफॉर्म बाजार में मिलता है, कोई भी पहन सकता है। ना जब ऑफिसर्स चले जाते हैं तो टीचर या फैसिलिटीज मैनेजर बबा मदर सुपीरियर को कन्फ्रंट करते हैं, ये कह के कि आप ऑफिसर से झूठ क्यों बोली, क्लियरली हमारे स्कूल में आईडी मिसिंग है और हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी। लेकिन मदर सुपीरियर बबा को ही डांट देती है और उन्हें अपना काम देखने को कहती है। इस पॉइंट पे मदर सुपीरियर पे बोर्ड मेंबर मिस एडिसोला का भी प्रेशर बन रहा था क्योंकि उन्हें भी इस कत्ल की न्यूज मिल गई थी। इसलिए मदर सुपीरियर फिर से इबुकू को बुलाकर उससे उस रात की घटना पूछती है। इबुकू वापस सब बताती है, लेकिन मदर सुपीरियर उस पे ही ब्लेम डालती है कि तुम बाहर गई क्यों थी, एंजॉय करने ही ना गई थी, तो तुम्हारे साथ एंजॉय ही हुआ, जो हुआ वो तुम खुद ही चाहती थी। इस पॉइंट पे मेरा खून मदर सुपीरियर पे खौलने लग गया था और मुझे पता है आपका भी खौल रहा होगा। इनफैक्ट इबुकून भी गुस्से में थी। जाते जाते इबुकून कहती है कि अगर आईडी ही मारा गया है तो अच्छा हुआ, वो डिजर्व करता है इसको। मदर सुपीरियर यहाँ फिर से इबुकून को धमकाती है कि इस घटना का जिक्र वो किसी और से बिल्कुल भी ना करे। मीनवाइल लैशन को भी अब चिंतित थे और उन्हें लग रहा था कि आईडी को मे भी इबुकू ही मारी हो। ये तीनों इबुकू को धमकाने लगते हैं घेर के, लेकिन ऐन वक्त बबा आ जाते हैं जिससे ये तीनों वहां से निकल लेते हैं। अब उस रात जंगल में एक चोर किसी लेडी के पैसे चुराने की कोशिश करता है कि तभी आसपास रेड माहौल बनता है, रेड लाइट्स, एंड देन वही अनजान आकृति
कृति इस चोर को मार गिराती है। अगले दिन पुलिस को चोर की लाश मिलती है। अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में बाबा भी उस वक्त मौजूद थे, जो कि लाश को देख पाते हैं। लाश देखते ही बाबा एकदम शॉक में था, मानो वो समझ गया हो कि ये सब कौन कर रहा है। बाबा फौरन मदर सुपीरियर के पास जाता है और वो कहता है कि इन लोगों को कोई जानवर या इंसान नहीं मार रहा, बल्कि वही सुपरनैचुरल एंटिटी मार रही है जो कि 20 साल पहले भी ऐसा कर रही थी इस शहर में। बाबा वाज श्योर अबाउट दिस, क्योंकि लाश के शरीर और चेहरे पे जिस तरह के जख्म थे, जिस तरह के मार्किंग्स थे, वो एकदम सिमिलर थे 20 साल पहले वाले कत्लों से। यहाँ बाबा रिवील करता है कि 20 साल पहले कुछ तो इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद ही सिस्टर रुथ बोलना बंद कर दी थी। सो ही इज अफ्रेड कि वो एंटिटी स्कूल तक भी ना पहुंच जाए। नाउ एज एक्सपेक्टेड इन बातों को सुनकर मदर सुपीरियर का नेगेटिव रिएक्शन था और वो बाबा पे ही भड़क जाती है। वो बाबा को ऐसे बेसलेस रूमर्स फैलाने से मना करती है। साथ ही वो बाबा को याद दिलाती है कि तुम्हें मेरे कारण ही जॉब मिला है, वरना तुम्हें जॉब कौन ही देता, वैसे भी तुम पियक्कड़ जैसे हो। तो अगर तुम ये फालतू बातें पुलिस को बताओगे तो स्कूल बंद हो जाएगा, जिसके परिणाम अनुसार सिस्टर रुथ भी यहाँ नहीं रहेगी, ना ही तुम रहोगे। मतलब जॉब भी गया और तुम दोनों जुदा भी हो जाओगे। तो सोच लो क्या करना है तुम्हें। ये सब सुनकर बाबा यहाँ से चला जाता है और मदर सुपीरियर इगे नामक टीचर को बाबा पे नजर रखने कहती है। तो इसके बाद बाबा चैपल में जाकर सिस्टर रुथ को सब बता देता है कि 20 साल पहले वाली एंटिटी जिसे तुम देखी थी वो वापस आ चुकी है। सिस्टर रुथ एकदम डर के और प्रेयर करने लगती है, लेकिन अब भी वो कुछ बोलती नहीं है। मीनवाइल लैश, केडी एंड तोकुन वो अलग ही प्लान कर रहे थे, जिसके तहत वो अमांडा के साथ अब गलत करना चाहते थे। ये लोग मदर सुपीरियर से कहते हैं कि स्कॉलर्स कंपटीशन के लिए इन्हें ग्रुप में एक और स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आईडी इज मिसिंग, और वो स्टूडेंट अमांडा होनी चाहिए क्योंकि अमांडा स्मार्ट है। मदर सुपीरियर तुरंत इनकी बात मान लेती है और अमांडा को इनका ग्रुप ज्वाइन करने कहती है। अमांडा मना करती है, लेकिन मदर सुपीरियर उसे फेल करने की धमकी देती है, जिस कारण अमांडा को उनकी बात माननी पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ मदर सुपीरियर अब इन 3 लड़कों की हेल्प भी कर रही है दूसरी लड़कियों के साथ गलत करने में। तो रात 7 बजे इनके ग्रुप का प्रैक्टिस था, जहां अमांडा के साथ एडना भी जाती है फॉर मोरल सपोर्ट। एज यूजुअल ये तीनों कमरा बंद करके दोनों लड़कियों के साथ गलत करने का सोचते हैं, लेकिन एन वक्त बाबा यहाँ जाते हैं और बाबा दोनों लड़कियों को यहाँ से निकालते हैं एंड ये 3 लड़के कुछ तो पढ़ाई का बहाना बना देते हैं। मीनवाइल पुलिस अब भी नहीं समझ पा रही थी कि कत्ले आखिर कर कौन रहा है, और तभी बाबा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सब कुछ बताने लगता है। तो बाबा की कहानी 20 साल पहले की है और इसी कहानी के कारण से इस टाउन में कोई भी नया इंसान आता है तो वो रात रहने से पहले काबियासी यानी कि यहाँ के किंग आप बोल लो, रूलर बोल लो, या फिर यहाँ का जो टॉप मोस्ट इंसान है उससे मिलता है। सो 1971 के दौरान सिस्टर रुथ यही थी और वो मस्त बातचीत करती थी। उनकी एक फ्रेंड और कलीग थी जिनका नाम था रोजमेरी। रोजमेरी का इंट्रोडक्शन उनके जूतों से होता है कि वो कितने फैशनेबल जूते और कपड़े पहनती थी। ये दोनों एक रात जंगल से होकर जाती रहती हैं क्योंकि सिस्टर रूथ रोजमेरी को उसके घर तक ड्रॉप कर रही थी। रोजमेरी स्कूल में ही शायद पढ़ाती थी, लेकिन वो स्कूल में रहती नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल में मदर सुपीरियर उन्हें बढ़िया ड्रेस वगैरह पहनने अलाउ नहीं करती। रोजमेरी सिस्टर रूथ की तरह नन तो नहीं थी, लेकिन वो चैस्टिट लाइफ फॉलो जरूर करती थी, यानी कि वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी। रोजमेरी का मानना था कि शी इज सेविंग हरसेल्फ फॉर समवन स्पेशल। तो उस रात सिस्टर रुथ रोजमेरी को आधे रास्ते तक पहुंचाती है, जिसके बाद रोजमेरी अकेले शॉर्टकट लेके अपने घर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में रोजमेरी को बोलू नामक बंदा मिल जाता है, जो कि अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ मिलकर रोजमेरी के साथ बहुत गलत करता है। गुस्से में रोजमेरी पत्थर से बोलू के आंख पे मारती है और जवाब में बोलू रोजमेरी को बुरी तरह मारता है, स्पेशली उसके चेहरे पे, जिससे रोजमेरी ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ जाती है। बोलू और उसके दोस्त वहां से निकल लेते हैं, जिसके बाद रोजमेरी जंगल में कराहते हुए रेंग रही थी। वो मोस्टली उसी कर्स्ड पेड़ के पास थी, तभी हम वही रेड कलर देखते हैं, यानी कि वो एंटिटी रोजमेरी को देख रही थी। इनफैक्ट रोजमेरी भी उसकी तरफ ही रेंग रही थी और हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वो एंटिटी रोजमेरी को पजेस करेगी, और इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ओरिजिन मैडम कोई कोई के चैप्टर 1 द अवेकनिंग की कहानी, और यहाँ हमारे मन में कई सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आखिर कौन सी एंटिटी मर्दों को यहाँ मार रही है? क्या वो एंटिटी रोजमेरी को पजेस करी थी? क्या रोजमेरी मारी गई? 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सिस्टर रुथ बोलना ही बंद कर दी? इन सब से अमांडा का क्या कनेक्शन है, क्योंकि उसको इससे जुड़े नाइटमेयर्स आते हैं? वेल, इन सारे सवालों का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो कि इस फिल्म का चैप्टर 2 है, नेम्ड द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। वहां हम कहानी के अलावा मैडम कोई के अर्बन लेजेंड्स और कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। लेकिन जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, अगली वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पे 10 के लाइक्स कंप्लीट होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी लाइक करवाइए, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।